हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 का द्विघात समीकरण में इसके कोफिशिएंट और जीरोस यानी शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध के बारे में पढ़ेंगे। जानेंगे कि जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, जो बहुपद होते हैं, बहुपदों के जीरोस यानी शून्यक और कोफिशिएंट यानी इसके गुणांक के बीच क्या संबंध होता है, पहले इसको जानेंगे। जानने के बाद तब जाकर के हम एक्सरसाइज पर जाएंगे। यहाँ पर ये आपका जो एनसीईआरटी पैटर्न में इंग्लिश मीडियम सीबीएसई वाला है, तो वहाँ से दिया गया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हुए हम चलेंगे। दिया गया है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल और यहाँ पर पॉलिनोमियल का जो बहुपद है, बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध यहाँ पर हिंदी में भी लिख दे रहे हैं। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को हम जानेंगे। पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसको समझेंगे और उसको समझने के बाद तब जाकर के हम एक्सरसाइज पर आगे बढ़ेंगे। तो जानते हैं कि हम पहले द्विघात बहुपद को लेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेंगे, ठीक है, और उसको ले करके तब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, ठीक है। तो इसको मैं मिटा करके और यहाँ पर उसके संबंधों को लिख रहा हूँ कि इनके बीच में संबंध क्या होता है शून्यकों और उसके कोफिशिएंट। पहले तो शून्यक हम जानेंगे और कोफिशिएंट जानेंगे, और जान करके तब जा करके इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक। तो यहाँ से इसको हम इरेज कर रहे हैं और इस इरेज करने के बाद उसको हम लिख रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, एकदम आराम से समझते हुए चलना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। यहाँ से मान लीजिए कि आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक को ही लेकर के चलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इससे लेकर के चलते हैं। लेट्स वी टेक ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मान लीजिए कि हम द्विघात बहुपद को ले रहे हैं, तो द्विघात बहुपद में हम क्या लेते हैं, इसका एक मतलब सिंपल इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये होता है ax² प्लस bx, y नहीं होता है bx, और प्लस होता है c इक्वल टू होता है 0। ये सिंपल इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक का, ठीक है। मतलब इस तरह का इक्वेशन होता है। अब इसमें क्या होता है, ए क्या होता है, ए एकदम ध्यान से समझेंगे। ए क्या होता है, x का गुणांक, यानी a इज कोफिशिएंट ऑफ x। x का गुणांक तो यहाँ b भी है, x² यानी जिसका घात 2 रहेगा, ठीक है। तो 2 घात वाले व्यंजक का गुणांक एक a होता है और 1 घात वाले व्यंजक का गुणांक b होता है। और जो इसमें कांस्टेंट वैल्यू होता है, कांस्टेंट यानी कि जो अचर पद होता है, नियत जो होता है, यानी उसका मान बदलता नहीं है, तो उसको हम c रखते हैं, ठीक है। तो x² का जो गुणांक होता है, यानी x² को छोड़ करके बाकी जो नंबर होता है वही होता है आपका a। तो a जो होता है, a इज कोफिशिएंट ऑफ x²। a क्या है, a x² का गुणांक, ठीक है।
इसके बाद b क्या है, b x का गुणांक, और c क्या है, c इसमें है अचर पद। अचर पद का मतलब एक नियत वैल्यू जिसका मान बदलता नहीं, ठीक है। a इसमें है x स्क्वायर का गुणांक, b है x का गुणांक, c है अचर पद। दैट मीन्स a is coefficient of x square, b is coefficient of x and c is constant term or constant value of the equation, ठीक है। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये आपका इस तरह का इक्वेशन रहेगा। a के जगह पर कुछ भी हो सकता है, a का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव यानी ऋणात्मक धनात्मक कुछ भी हो सकता है। बस ध्यान देना है कि हम गुणांक निकालेंगे कैसे, तो जिसका भी गुणांक निकालना होगा, ठीक है। x स्क्वायर का गुणांक निकालना होगा तो x स्क्वायर को छोड़कर, ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे, x स्क्वायर को छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद इसके इधर जो भी नंबर रहेगा माइनस या प्लस के साथ, ठीक है, तो पूरा a का वैल्यू हो जाएगा। जैसे चलिए हम समझते हैं एक इक्वेशन लेकर के, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया -2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह का मान लीजिए इक्वेशन दे दिया, और इसमें कहेगा कि गुणांक निकालिए, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो मैंने क्या बोला कि x स्क्वायर को छोड़कर, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट माने x स्क्वायर को छोड़कर, तो इसको छोड़ने के बाद इसके इधर इसके आगे वाला यानी जिसके साथ इसका गुणा है, गुणांक का मतलब जिसके साथ इसका मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई -2 के साथ है, तो यहाँ a इक्वल टू हो जाएगा -2। पहले ऐसे निकालेंगे, ऐसे हम समझेंगे, ऐसे निकालने के बाद ही हम रिलेशन को निकाल सकते हैं। जब ये हमको पता नहीं चलेगा कि a का वैल्यू क्या है, तो फिर हम रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए रिलेशन को निकालने के लिए जो भी आपको बताया गया है कि जो आपका पॉलिनोमियल्स होता है, ठीक है, उस पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप, तो रिलेशन निकालने के लिए उसके बीच के संबंधों को जानने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि जो हमारा इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन में जो भी टर्म्स दिया गया है, जो अलजेब्रिक टर्म्स है, ठीक है, तो अलजेब्रिक टर्म्स का जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट पहले वाला, जैसे क्वाड्रेटिक को अगर ले ली तो क्वाड्रेटिक में x स्क्वायर का गुणांक यानी x स्क्वायर का किसके साथ मल्टीप्लाई है, तो इसके पहले वाले नंबर को हम देखते हैं। तो ये इसको हम a कहते हैं, इसको b कहते हैं और इसको c कहते हैं। ऐसे हम कर लेंगे, ऐसे समझ लेंगे, और समझने के बाद यहाँ से निकाल लेंगे। तो a के जगह पर पूरा क्या है, a के जगह पर ये है -2, तो a इक्वल टू हो गया -2। b के जगह पर क्या है, तो x को छोड़कर, ठीक है, बाकी जो भी बच रहा है वो आपका b हो गया, यानी x का किसके साथ गुणा किया गया, इसके साथ x का मल्टीप्लाई है, तो b के जगह पर आपका हो गया -3, b इक्वल टू हो गया -3। और कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, c यानी कांस्टेंट टर्म, तो इधर की तरफ ये कांस्टेंट टर्म है, यानी c इक्वल टू आपका हो गया 3 या +3, ठीक है। तो यहाँ से ये गुणांक निकल गया, इसका क्या निकल गया, कोएफिशिएंट, ठीक है। जब कोएफिशिएंट आपको पता चल गया तब जा करके उसके जो शून्य यानी जीरो जो है, तो जीरोज के बीच में रिलेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जीरोज निकालने के लिए आपको फैक्टराइजेशन मेथड से क्लास 8 में बताया जा चुका है, नहीं बताया गया होगा तो फिर से यहाँ भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिलेशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले इसके रिलेशन को जानेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको कोएफिशिएंट निकालने आ गया होगा कि कोएफिशिएंट कैसे हम जानते हैं कि इसका कोएफिशिएंट क्या है, यानी a का वैल्यू क्या है कैसे पता करेंगे, b का वैल्यू क्या है कैसे पता करेंगे, c क्या है कैसे पता करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, रिवाइंड करके आप फिर से देखिए, ठीक है, या मुझसे पूछिए। क्लियर? तो यहाँ से ऐसे करके पहले कोएफिशिएंट निकाल लेंगे, यानी गुणांकों को हम जान लेंगे, ठीक है। और गुणांक को जानने के बाद अब देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है, उसके रिलेशन के बारे में हम यहाँ से पढ़ते हैं। इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ, मिटाने जा रहा हूँ।
अब हम देखते हैं कि रिलेशंस क्या होते हैं। तो आप फार्मूला मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ इसके रिलेशन का, उस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए, नोट करके याद कर जाइए और सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते करते आपको लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखिए इसके जीरोज को हम अल्फा और बीटा मानते हैं। क्वाड्रेटिक में इसका पहला जीरो जो होता है उसको हम अल्फा मानते हैं और दूसरी को बीटा मानते हैं। ठीक है, ये आपका अल्फा का साइन है, ये बीटा का साइन है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका ये दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इसका एक फॉर्मेट है। ठीक है, इस फॉर्मेट को ही रखना होता है। इस फॉर्मेट के आधार पर ही हमको जानना होता है कि कोएफिशिएंट यानी a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, ये ओरिजिनल फॉर्मेट है, लेकिन जो इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन से आपको करना है। ठीक है, ये एक रूप है, जैसे मान लिया जाता है तो उसी तरह से ये मानक रूप है इसका। ठीक है, अब इस मानक रूप के आधार पर क्वाड्रेटिक में अधिकतम दो शून्य हो सकते हैं, दो इसके अधिकतम जीरोज हो सकते हैं। दो से अधिक जीरो नहीं होगा, हो सकता है वो यूनिक हो। ठीक है, यानी एक ही जीरोज हो, तो एक ही जीरो का मतलब वो दो जीरो आ जाएगा, लेकिन दोनों एक ही चीज आएगा। जैसे मान लीजिए दोनों दो आ गया, दोनों एक आ गया, दोनों जीरो आ गया। ठीक है, या दो अलग अलग भी आ सकता है, एक का एक आया, एक का दो आया, ऐसे। लेकिन दो से अधिक नहीं आएंगे। दो से अधिक का मतलब दो नहीं, तीन आ सकता है, दो तीन आ सकता है, तीन चार आ सकता है, -1 -2 हो सकता है, -1 4 आ सकता है, ऐसे कुछ भी करके आ सकता है, लेकिन दो जीरो जाएंगे अल्फा और बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर होता है रिलेशन। रिलेशन इसमें क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपान में यहाँ पर होता है a। ठीक है, ये रिलेशन। ओके, और दूसरा ये तो प्लस वाला हो गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c अपान में a। देखिए यही इसके शून्य जीरोस। ठीक है, ये जीरोस हैं। अल्फा और बीटा को क्या बोलते हैं, जीरोस। ठीक है, तो जीरोस और इसके कोएफिशिएंट के बीच में ये रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपान में a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपान में a। अल्फा इंटू बीटा को कहीं कहीं केवल ऐसे लिखा जाता है, अल्फा बीटा। ठीक है, तो ऐसे भी लिखा रहेगा, तो इसका मतलब कि अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई है, या अगर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो भी मल्टीप्लाई। सिंपली ये आपको समझना है। ठीक है, तो इस तरह से इसके रिलेशन रखे जाते हैं। अब इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन करने होंगे, उसके बीच शून्यकों के बीच या जीरोज और क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन निकालना होता है, तो उस रिलेशन को हम निकालें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे हम रिलेशन को निकालेंगे। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का लेकर के चल रहा है। फाइंड द zeros of the following polynomial and check the relationship between zeros and the coefficient। ठीक है, ये आपको चेक करना है। क्वेश्चन आपका दे दिया है x² -2x - 8। ठीक है, तो इसमें हम पहले तो इसके जीरोस को फाइंड करेंगे, इसके शून्य को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए इसकी गुणनखंड विधि से हम इसको चेक करते हैं, इसको ज्ञात करते हैं। गुणनखंड विधि में हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका गुणांक, ठीक है, x² का गुणांक को हम निकाल लेते हैं। इसका गुणांक क्या है, जीरोस। ठीक है, उसको निकाल करके और उसको जैसे जीरोस मैंने ये आप नहीं सॉरी जीरोस नहीं होता है, गुणांक कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट
कोफिशिएंट इसका क्या है, यानी a इक्वल टू आपका 1 हो गया, b इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से x को छोड़कर किसके साथ गुणा है, -2 ये हो गया, और c इक्वल टू यानी जो अचर पद है, तो अचर पद यहाँ पर -8 है, तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू -8। इस तरह से आपका हो गया, यानी ये गुणांक हो गए, ये इसके कोफिशिएंट हो गए। ठीक, तो अभी कोफिशिएंट बाद में भी हम रख सकते हैं, पहले इसका गुणनखंड करना है। ये मैंने बता दिया कि कैसे आप इसके कोफिशिएंट को पता करेंगे, कैसे इसके गुणांक को आप निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इसके जीरोस को फाइंड करना है, तो जीरोस फाइंड करने के लिए इसका हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हल करेंगे। ठीक है, तो भाई फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो गुणनखंड विधि के लिए हम क्या करेंगे, इसको तोड़ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अचर पद और x² के गुणांक से इसको गुणा करेंगे, तो 8 एकम में 8 हो जाएगा, तो 8 का गुणनखंड हम करेंगे, तो 8 का खंड करेंगे तो 2 से 2 के 8, 2 से 2 के 4, फिर 2 से 2 एकम में। तो अब इसको ऐसे दो भागों में रखना है, ऐसे खंडों में रखना है कि -2 जोड़ने या घटाने पर आ जाए और फिर मल्टीप्लाई करने पर -8 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम इसको रखेंगे तो मान लीजिए यहाँ -8 एक पर, यहाँ पर हमने माइनस रख दिया। ठीक है, तो इन दोनों को अगर एक साथ रखते हैं और इसको अकेले रखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा -2 2 जा -4। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 2। अब -4 में 2 को प्लस करेंगे तो -2 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़ने या घटाने पर हमको -2 लाना है और फिर मल्टीप्लाई करने पर -8 लाना है, तो -4 का +2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा और इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्लियर हो गया, इस तरह से इसका गुणनखंड हम करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिला इसमें, -4 और +2, यानी जो ये वाला पार्ट है इस पार्ट को ही -4 और +2 के रूप में लिखना है, बाकी इसको ऐसे ही उतार देना है। तो यहाँ से है x² -4x + 2x - 8। ठीक है, यानी ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को नहीं छेड़ना, बस बीच वाले को ऐसे करना है कि उस रूप में आए, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, अब इसमें से कॉमन लेना है, तो कॉमन हम दोनों में देख रहे हैं। कॉमन का मतलब कि इसमें और इसमें दो भाग में करके। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है, x है, तो x को हम यहाँ से बाहर कर लेंगे, तो x को बाहर कर लिए तो इसमें बचा x और यहाँ से x बाहर होगा तो -4 ये बचेगा। इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है, यानी कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, यानी दोनों का वो एक खंड हो, तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, यानी +2 इसमें से बाहर। ये ध्यान रखना है कि इधर जो ब्रैकेट में आए, जो इधर ब्रैकेट में है वही। ठीक है, तो इसलिए +2 को हमने बाहर कर दिया, तो जब +2 को बाहर किया तो बचा यहाँ पर x और यहाँ पर 2 4 जा 8, लेकिन माइनस। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, यानी दोनों में x - 4 है, तो x - 4 को हम यहाँ से ले लेते हैं, हो जाएगा x - 4 और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ एक ब्रैकेट में ले लेंगे x प्लस। ठीक है, और इक्वल टू में होता है 0, ऐसे, क्योंकि हमने बताया था कि जो उसका प्रारूप होता है उसमें वो 0 होता है। ठीक है, तो प्रारूप के हिसाब से 0। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, किसी दो संख्या का गुणा करने पर 0 तभी आएगा जब उसमें से कोई एक संख्या 0 रहेगा। किसी भी दो संख्या को आपस में गुणा करने पर 0 तभी आता है जब उन दोनों में से कोई एक संख्या 0 होती है। तो इसका मतलब ये है कि इसका गुणा होने पर 0 हुआ है, मल्टीप्लाई इसको करने पर 0 हुआ है, 0 हुआ है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों में से कोई 0 होगा, एक या दोनों 0 हो सकता है। ठीक है, तो हम दोनों को ही क्यों ना 0 मान लें, क्योंकि हमको तो पता नहीं है कि किसका वैल्यू क्या है, तो हम दोनों को 0 मान लेते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x - 4 = 0। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा x = जब 4 इधर माइनस है और दूसरे साइड में लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा +4। ठीक है, तो यहाँ से
एक जीरो क्या मिल गया, इसी को हम अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, अल्फा। तो अल्फा हमारा क्या मिल गया, 4, यानी अल्फा इक्वल टू मिल गया 4। अब दूसरे में आते हैं, तो यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू, इसको 0 मान लेते हैं, ये दूसरे वाले को। तो यहाँ से जब ये 0, तो जब इधर लेकर के आएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस, यानी ये बीटा इसको मान लेते हैं क्योंकि अल्फा तो हमने ले लिया, तो बीटा इक्वल टू अल्फा हो गया माइनस। इस तरह से 2 जीरो आज आपको मिल गए, यानी अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू माइनस, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे कैसे इसको किया गया है। यहाँ से ये अलग है, आप देख सकते हैं, यहाँ से ये अलग अलग, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इसलिए इस तरह से हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से करने के बाद यहाँ पर, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप और इसको देख सकते हैं, नहीं तो आप फिर से रिवाइंड करके देखिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और मैं अब इसको रख करके और कब्जा करके रखने जा रहा हूँ। तो यहाँ से आपका एक 2 जीरोज मिल गए, x इक्वल टू यानी अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू माइनस 2, इसी को रख करके और इसके रिलेशन को हमको रखना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए एक बार और इक्वेशन को लिख दे रहे हैं। इक्वेशन आपका है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। और जीरोज आपको मिल गया अल्फा इक्वल टू 4, बीटा इक्वल टू माइनस 2, ये आपको मिल गया है, ठीक है। और ए बी सी का वैल्यू हम इक्वेशन से ले लेंगे। यहाँ से आपको इसको इरेज कर लेते हैं, इरेज करने के बाद आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से ए का वैल्यू मैंने एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, ठीक है। तो ए इक्वल टू आपका हो गया 1, ठीक। बिल्कुल सिंपली आप यहाँ से c का वैल्यू है, यानी कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू, ये कांस्टेंट टर्म है माइनस 8, ओके। तो यहाँ से आपका मिल गया a b और c, यानी इसके कोएफिशिएंट मिल गए, ठीक है। अब अल्फा बीटा भी आप पहले ही निकाल चुके हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। रिलेशन क्या होता है, आपको फार्मूला लिखवाया गया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान में ए, और दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान में ए। बिल्कुल इसको याद रखिए। अब इसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। अल्फा का वैल्यू है आपका 4, तो यहाँ रख लेंगे 4, और बीटा का वैल्यू यहाँ पर प्लस है तो प्लस रखते हैं, फिर बीटा का वैल्यू माइनस, इसमें माइनस 2 हमने रख दिया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं यहाँ पर फार्मूले में है माइनस बी, तो माइनस रख लेते हैं, फिर बी का वैल्यू माइनस 2 है तो इसमें माइनस 2 ब्रैकेट में करके रखेंगे, अपान में ए का वैल्यू 1 रख देते हैं, ठीक। ऐसे करके अब इसको सॉल्व करेंगे। प्लस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 2 और इक्वल टू, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 अपान में 1। अब अपान में 1 आ गया तो इसको हम छोड़ देंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 और इक्वल टू। यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों साइड इक्वल आ गया, इक्वल आ गया, यानी ये आपका सही। अब दूसरी तरफ वाला देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा वाला। तो अल्फा का वैल्यू आपका है 4 और इंटू बीटा का वैल्यू है -2, इसमें रख देते हैं, इक्वल टू में c अपान a, तो c का वैल्यू है -8 और a का वैल्यू है 1, ठीक। ऐसे करके रख दिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, सॉरी यहाँ प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, और 4 2 जा 8 इक्वल, नीचे 1 है तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ से हो जाएगा -8, इस
तरह से हम क्या देखते हैं, दोनों तरफ दोनों जो रिलेशन है ये इक्वल आ रहा है, तो इस तरह से संबंध की सत्यता की जांच होती है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, और उनसे कहिए शेयर करने के लिए, ताकि सभी लोग इसको अच्छे से जान जाएं। ठीक है, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके बताइए, फिर से मैं उसको बताऊंगा। ओके, आप जितना शेयर करेंगे उतने बार आप देखेंगे या देखने के लिए कहेंगे तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे, और शेयर करने से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको जानेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा तो आप शेयर कीजिए, आपके जो क्लासमेट्स हैं, दूसरे स्कूल में भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, ताकि वो जाने इसके बारे में और जान करके इसका लाभ ले सकें। ठीक है, तो आपको थैंक देंगे, आपको बहुत सारा धन्यवाद देंगे कि आपने उनके पास ऐसा वीडियो शेयर किया जो उनको अच्छा लगा और उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से भी इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, आप इसको तैयार रखिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।